हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हम लोग सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE से संबंधित जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दे रखा है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और के समावेशन को प्रस्तावित करती है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित मानदंड निर्देशित परीक्षा। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है ना, वह बच्चों के मूल्यांकन के लिए, समूह कार्य और स्व आकलन के लिए समावेशन को प्रस्तावित करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह कार्य, सब बच्चों को समूह में कार्य देंगे और उसको सेल्फ असेसमेंट, अपनी जांच खुद से करने के लिए समावेशन को प्रस्तावित करती है, जिससे बच्चे को समावेशन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं। तो यहाँ पर भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। यहाँ पे विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं। दे रखा है भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना कार्य। तो यहाँ पर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिका अदा करना। सही है, बच्चे की उसकी भूमिका अदा देने का अनिवार्य हक होना चाहिए। समूह में कार्य करना ये भी सही है, पोर्टफोलियो बनाना ये भी सही है, परियोजना में कार्य करना ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन तीनों सही हैं, चारों सही हैं। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे जो चारों को कवर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित बदलाव है वह है रचनात्मक से लचीलापन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मानकीकृत से लचीलापन, यानी कि स्टैंडर्डाइज पाठ्यक्रम से लचीलापन, उसके पढ़ाने की विधियों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनके सिलेबस में लचीलापन होना चाहिए, उनकी सारी प्रक्रियाओं में लचीलापन, मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है सेकेंड ऑप्शन रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, जबकि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना नहीं बट संरचनाओं के लिए समझ सीखना हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुविषयकता से कठोरता, कठोरता से बहुविषयकता जाएंगे, बहुविषयकता से कठोरता नहीं जाएंगे। मानकीकरण से लचीलापन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सही डायरेक्शन है। चलिए अगला है, एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षाएं से आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो क्वेश्चन पूछा है कि आप एक अध्यापक हैं, मान लीजिए कि आप एक अध्यापक हैं, है ना, एक अध्यापक बन गए आप। ओके, जो विश्वास करता है, ये अध्यापक ये विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल करेक्ट सोच रहा है यह इसका विश्वास सही है। आप अपनी कक्षाएं आकलन योजना करेंगे तो आप इस तरह की सोच रखते हैं कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, तो आप किस प्रकार का योजना उनके आकलन के लिए करेंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए समान नहीं होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए उनकी ढंग के मुताबिक होना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, नहीं होना चाहिए ऐसा। हमें हर प्रकार के आकलन की विधियाँ अपनानी चाहिए।
बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो। यहाँ पे बच्चों की सीखने से तरीकों से संबंधित होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दे रखा है कि ना हो तो गलत हो जाएगा। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग तरीकों के सीखने की प्रक्रिया सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया अलग अलग है तो उनके आकलन करने की भी प्रक्रिया भी अलग अलग अपनानी चाहिए। चलिए अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं पूछा है। तो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव, यहाँ पे तनाव दे रखा है, उत्पन्न करना और डर पैदा करना, गलत हो जाएगा। बच्चे में उनके आकलन को जानने के लिए, उनकी सीखने के स्तर को जानने के लिए, आकलन करने के लिए उनमें तनाव और डर की भावना नहीं करना चाहिए उत्पन्न, ठीक है। नहीं तो वो डर के मारे वो जितना भी उससे समझ में आता है उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, यहाँ पे दोहराने से कोई तात्पर्य स्मरण करने से है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, तो यहाँ पर अधिगम अध्यापन क्रियाओं को दोहराना सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अधिगम अध्यापन यानी कि हम लोग उसे बार बार उस चीज़ को रिपीट करवाएंगे जिससे बच्चा सीखेगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, उसके अकॉर्डिंग बनाना, ये भी सही हो जाएगा, है ना। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, यहाँ पे ये बात भी सही हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं कौन सा कवर कर रहा है ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्व मूल्यांकन, सह मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, कितना सीखा है इसके जानने के बजाय किस प्रकार से सीखेंगे, किस तरह से अच्छे से सीखेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें से क्या शामिल है? स्व मूल्यांकन, सह मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया, मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों को बीच तुलना तो नहीं करना है, यहाँ पे इसको काट देते हैं पहले से ही, है ना। तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि स्व मूल्यांकन करना जरूरी है अध्यापक को और सह मूल्यांकन करना भी जरूरी है। गुणात्मक प्रतिक्रिया, क्वांटिटेटिव फीडबैक, फ्रेंड्स यहाँ पे क्वांटिटेटिव फीडबैक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें मात्रा में जानना नहीं चाहिए कि कितना % लाया है व्यक्ति ने, ठीक है। यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि हम उनकी मात्रा को जान पाएंगे कि कितना सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्व मूल्यांकन सही हो जाएगा और सह मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन तीनों ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, सहायक होगा संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों को उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिक्स का विकास करना, विद्यार्थी की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। देखा है कि एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, तो यहाँ पे सहायक क्या होगा? जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया, माना कि हिंदी की कोई एक कहानी सुनाई पाठ का, ठीक है, उसमें उसने उसे संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है कि आपने कितना समझा है, कॉन्सेप्ट मैपिंग जिसे कहते हैं, जितना समझा है उसे एक फ्लो चार्ट में बताइए। तो यहाँ पे कौन सा सहायक होगा, है ना। संरचनात्मक मूल्यांकन का संचालित करने के लिए
यहाँ पर जो है पहला सही हो जाएगा। संरचनात्मक मूल्यांकन को संचालित करने के लिए वह चाह रही है। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता